नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खास खबरें बिना किसी लाग लपेट। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें हैं एकदम 16 आने सच। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधायक पद की शपथ ली। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पटना में विधानसभा पहुंचकर विधायक पद की शपथ ली। शपथ के दौरान अनंत सिंह का माइक बंद था। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार से मुलाकात की। इसके बाद वो सीएम नीतीश के पास पहुंचे और उनके पैर छुए। करीब 10 मिनट बाद अनंत सिंह विधानसभा से फिर जेल के लिए निकल गए। विधानसभा से निकलने पर अनंत सिंह ने कहा कि वो निर्दोष हैं और उन्हें इंसाफ मिलेगा। निर्दोष है, जांच चल रहा है, अब निर्दोष है तो न्याय मिलेगा। दरअसल दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद थे, लेकिन विधायक पद की शपथ लेने के लिए उन्हें कड़ी सुरक्षा में विधानसभा लाया गया था। पटना में नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में विधानसभा परिसर में कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सीपीआई-एमएल और कांग्रेस सदस्य हाथों में पोस्टर लेकर के नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि शंभू हॉस्टल में नीट की छात्रा से दुष्कर्म ने राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिस राजधानी में खुद सरकार बैठती हो, वहाँ ऐसी घटना होना ये साबित करता है कि राज्य में कानून का राज समाप्त हो चुका है। ग्रेटर नोएडा अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। ये अभियान यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया गया। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर करीब 1,750 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। इस दौरान यमुना प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी और भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहे। अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई जेवर थाने के दया गाँव में की गयी है। हापुड़ में एक महिला पर लुटेरी दुल्हन बनकर कई परिवारों को लूटने का मामला सामने आया। आरोपी महिला ने बिना कानूनी तलाक लिए एक के बाद एक 4 शादियां की और शादियों के नाम पर भोली भाली जनता से लाखों रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित परिवारों ने अब एकजुट होकर के पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया है कि नेहा नाम की महिला पर आरोप है कि वो शादी को एक व्यापार की तरह इस्तेमाल कर रही है। लुटेरी दुल्हन नेहा ने पिछली शादियों के बारे में जानकारी छिपाकर और बिना किसी कानूनी तलाक के 4 बार शादी की और हर बार शादी के कुछ समय बाद ही वो ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करती थी और भारी रकम लेकर के फरार हो जाती थी। पीड़ितों ने महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गया जी के मिडिल स्कूल बसडीहा के प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद के रिटायरमेंट के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान छात्राएं भावुक हो गयी। दरअसल 31 जनवरी को स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए। स्कूल परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जैसे ही उन्हें स्कूल से विदा लेने का वक्त आया, छात्राएं भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। छात्राएं अपने प्रिय प्रिंसिपल से लिपट करके फूट फूट कर रोने लगी और बार बार कहती रही, सर हमें छोड़कर मत जाइए। गाजियाबाद के निवाड़ी थाने के कोतवाल जयपाल सिंह रावत 50,000 घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाल जयपाल सिंह रावत ने एक मुकदमे में नाम निकलवाने के नाम पर आरोपी से 50,000 रुपए की मांग की थी। रिश्वतखोर कोतवाल को मेरठ विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सूरत में कुरियर बॉय का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 6 से 7 बदमाश एक युवक पर टूट पड़े। उसके साथ जमकर के मारपीट की गई और फिर बदमाशों ने उसे चाकू दिखा करके कार में जबरन बैठा दिया और फरार हो गए। हालांकि युवक बदमाशों के चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। छतरपुर में पुराने विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सामने आया। विवाद में लंपू अनुरागी और उनके बेटे जख्मी हो गए। पीड़ित लंपू अनुरागी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका राज अनुरागी, शिवम अनुरागी, हेमंत अनुरागी और कंचन अनुरागी से लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उन्हें और उनके बेटे को घेर करके लाठी और डंडों से मारपीट कर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इंदौर में ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते हुए युवाओं के हुड़दंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक चलती कार से बाहर लटककर हूटर बजाते हुए सड़क पर स्टंट कर रहे हैं। ये युवक न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि राह चलते लोगों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वीडियो मरी माता चौराहे से जंजीर वाला चौराहे के बीच का बताया जा रहा है, जहां काफी देर युवक हुड़दंग मचाते रहे। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर नहीं आई। युवकों को न तो नियमों का डर था और न चालान कटने का खौफ। युवक सड़कों पर बेखौफ गाड़ियों पर लटकते वाहन चलाते दिखाई दे रहे हैं। एक चोर ने चलती बस की खिड़की से फोन झपटने के लिए हाथ डाला, लेकिन उसमें बैठा यात्री भी गजब का फुर्तीला निकला। यात्री ने चोर का हाथ ही दबोच लिया।
बस के यात्रियों ने चोर को तब तक दबोचे रखा जब तक कि गाड़ी रुकी रही। जैसे ही बस रुकी, यात्री मिलकर के चोर को खिड़की के अंदर खींचने लगे, जबकि चोर बाहर निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार को मंदिर में रेलिंग लगाने का काम दिया गया और इस पर विरोध शुरू हो गया है। हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि गौमांस खाने वाले बांके बिहारी मंदिर आएंगे तो ब्रजवासी इस बात को सहन नहीं करेंगे। रेलिंग लगाने का ठेका क्यों और किसने दिया, ठेका कैसे हासिल किया गया, इसकी जांच कराने की मांग भी अब हिंदू संगठन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और इस ठेके को निरस्त किए जाने की मांग फलाहारी बाबा ने की है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में हाल के दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ती जा रही है। भीड़ को नियंत्रित कर कतार में दर्शन कराने के लिए 21,000 स्टील की रेलिंग्स लगाई जा रही हैं मंदिर परिसर में। रेलिंग के काम के लिए ठेका मेरठ की कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। आरोप है कि इस कंपनी का जो मेन पार्टनर है वो मुस्लिम है। इस बात की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के लोगों को लगी, वो नाराज हो गए, प्रदर्शन करने लगे। अब उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि यह ठेका निरस्त किया जाना चाहिए और दिनेश फलाहारी महाराज वो भी ये कह रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है और ऐसे में किसी गैर धर्म के शख्स को, किसी गैर धर्म के ठेकेदार को ठेका दिया जाना गलत है और इसीलिए ये मांग हो रही है कि फिलहाल इस ठेके को निरस्त किया जाना चाहिए। इस बारे में बाकायदा दिनेश फलाहारी बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी है और इस मामले में कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं। लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई हाई पावर कमेटी के द्वारा मंदिर में रेलिंग लगाने का काम चालू किया गया था, जिसका ठेका एक मुस्लिम ठेकेदार को दिया गया है। उस ठेके के बाद से ही लगातार मथुरा वृंदावन में हिंदू सामाजिक संगठन विरोध में उतर आए हैं। वहीं मुख्य जो याचिका दायर है श्री कृष्ण जन्मभूमि के दिनेश फलाहारी जी, उनके द्वारा मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा गया है। हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनका मानना है। जी दिनेश जी, क्या कहेंगे, बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम को दिया गया, क्या कुछ मानते हैं आप? देखिए, हमारे बांके बिहारी का मंदिर पवित्र और दिव्य स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया माखन चोरी लीला की। ऐसे दिव्य स्थान पर यदि हमारे मंदिर में औरंगजेब के वंशज आएंगे तो हमको बहुत कष्ट होगा और हमारे सनातनी ब्रजवासियों को, हमारे साधु संत भगवान को बहुत कष्ट होगा। तो हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, हम इनकी मस्जिद में नहीं जाते, तो ये हमारे मंदिरों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? जब हमारे सनातनी ठेकेदार हैं तो ये कांग्रेस के नेता सलीम खान को ठेका क्यों दिया गया है? तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे पवित्र मंदिर में किसी भी मुसलमान की हम एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि मुस्लिम नेता सलीम खान को यदि इसका रेलिंग लगाने का ठेका दिया गया तो हम भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं, हमारे हिंदुओं से नफरत करते हैं, हमारे मंदिरों से नफरत करते हैं। हमारे मंदिरों के विरोध में इन लोगों ने अभियान चला रखा है, हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है। यदि ये सलीम खान अपना धर्म परिवर्तन करके आता है तभी हमारे मंदिर में प्रवेश करेगा, अन्यथा हम इसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे। दिनेश जी, मथुरा के जिलाधिकारी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि व्यवस्था बनाने में एक व्यक्ति आगे नहीं आता, लेकिन व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में 100 व्यक्ति आगे आने थे। उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब से कहना चाहते हैं कि हमारे सनातनी हिंदुओं में बहुत ठेकेदार हैं जो स्टील रेलिंग लगाने का काम करते हैं। हमारे सनातनी मंदिर में किसी सनातनी ठेकेदार को ही दिया जाए। जब हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, इनकी मस्जिद नहीं जाते, तो ये इनको हमारे मंदिरों में घुसपैठ करने का क्या अधिकार है? हमारी सरकार से मांग है कि किसी भी गैर सनातनी को हमारे मंदिर में ना घुसाया जाए। हमारे सनातनियों का पैसा सनातन धर्म में काम आना चाहिए। ये लोग हमारे धर्म में व्यापार करते हैं और उसका पैसा मस्जिद मजारों में लगाते हैं, वहाँ आतंकवादी छुपाते हैं, वहाँ हथियार छुपाते हैं, हमारे हिंदुओं को मारने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से हम दूर रहना चाहते हैं। जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका प्रवेश होता है। हमारे रविदास महाराज जी ने वो काम किया, लेकिन वो संत थे, उन्होंने काम तो नहीं छोड़ा। आज भी कोई किसी शरीर से साधु होता है तो वो कहता भैया मैं वैश्य से साधु हूँ, मैं ठाकुर साधु हूँ, मैं ब्राह्मण से पैर नहीं छुपाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान में ब्राह्मणों को मानते, फिर जो ब्राह्मण से साधु बने तो वो तो शंकराचार्य बनता है सीधा। तो ब्राह्मण शरीर की महिमा है। रही बात मुस्लिम संप्रदाय की लोगों की बात, तो वो मांसाहारी लोग हैं, वो हम लोग
लोगों को काफिर कहते हैं। तो वृंदावन में काफिरों की जगह नहीं है, यहाँ रस खान की है, यहाँ ताज बेगम की है। तो उनको मानने वाले कितने लोग हैं? तो वो शाकाहारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि मंदिर में कोई मांसाहारी ना जाए, कोई अपवित्र व्यक्ति ना जाए। किसी प्रकार का ठेका हम रेलिंग लगाने का हो या सफाई का हो, कोई भी मुस्लिम को किसी आक्रांता को न दें। यदि ऐसा देते हैं तो हिंदू राष्ट्र के हम विरोधी हैं। और जो है बांके बिहारी मंदिर में जो गैलरी लगाई जा रही है स्टील की, उसका कार्य करने वाले मुस्लिम लोग हैं, उनको मंदिर में प्रवेश न कराया जाए और उनसे इस कार्य को जो है कोई दूसरे से कराया जाए। और ये ठेका जो दिया है इन्होंने, ये तो सरकार को चाहिए सबसे पहले तो, जिन्होंने ठेका इनको दिया है सरकार को चाहिए ठेका। यहाँ के जो मजदूर है उनको देना चाहिए, जो गरीब बंदे हैं जो अपना रोटी कमा के खा सके, जो हमारे धर्म के हैं। अगर मुस्लिम को ठेका ही चाहिए तो वो धर्म परिवर्तन करके हमारी तरफ आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि ये 1984 वाला काम अब शुरू होने वाला है। जो 1984 में हुआ था वही अब मुसलमान ये अब करेंगे, क्योंकि ये कब्जा करके ये धीरे धीरे अब तो रेलिंग लेंगे, फिर धीरे धीरे मंदिर के आगे तरफ बढ़ेंगे। ये हम नहीं चाहते कि वो इधर आए या इधर बढ़े। अगर उन्होंने आना है तो अपना धर्म परिवर्तन करके हमारी तरफ आ सकते हैं। हमारे पूरे धर्म, हमारे पूरे आस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे किसी भी तरह से बाहरी लोगों के तहत या बाहर धर्म के लोगों के वजह से छेड़छाड़ करने देना सही नहीं है और हम सभी मिलकर एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। तो श्रद्धालुओं को आपने सुना और विरोध इस वक्त लगातार तेज होता जा रहा है। दिनेश पलाहरी बाबा ही नहीं बल्कि मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त विरोध जाहिर कर रहे हैं कि क्यों एक मुस्लिम को ठेका दिया गया एक हिंदू मंदिर का, क्यों धर्म और आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, विरोध क्यों हो रहा है, फटाफट मैं आपको बताता हूँ, फिर हमारे साथ दिनेश पलाहरी बाबा जुड़ेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि बांके बिहारी मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार का विरोध हो रहा है। दरअसल जो रेलिंग लगाने का ठेका है एक मुस्लिम ठेकेदार को दिया गया है और इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन वहां पे किया जा रहा है, नाराजगी जाहिर की गई है। मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार को रेलिंग लगाने का ठेका मिला है। दरअसल रेलिंग लगाने का मतलब जब दर्शनों के लिए लाइन लगती है तो रेलिंग से होकर दर्शक जो श्रद्धालु हैं वो जाते हैं, तो उस रेलिंग लगाने का ठेका दिया गया है। लेकिन एक मुस्लिम ठेकेदार के होने की वजह से विरोध की आंच भड़क रही है। रेलिंग का ठेका जिसको दिया गया है उस शख्स का नाम सलीम अहमद है। हालांकि एक मेरठ की कंपनी है, कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका नाम है, लेकिन इसका जो मेन पार्टनर है वो मुस्लिम है। इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है, जांच की मांग की है और बाकायदा दिनेश पलाहरी बाबा जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और इस मामले में सख्त एक्शन की, सख्त कार्रवाई की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा विवाद क्या है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं दिनेश पलाहरी जी महाराज, जो विरोध कर रहे हैं इस बात का और उनका कहना है कि इस ठेके को फौरन निरस्त किया जाना चाहिए। ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। हिंदू संगठन भी हैं जो कि इस मांग को करते हुए अब विरोध की आंच को तेज कर रहे हैं। और दिनेश पलाहरी महाराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आपका पलाहरी महाराज जी। इस विरोध की वजह क्या है? क्या सिर्फ एक शख्स का मुस्लिम होना आपके इस विरोध की वजह है? वो तो आएगा, अपना जो रेलिंग लगानी है लगाकर चला जाएगा, फिर विरोध क्यों? देखिए, इनको हमारे मंदिर से कोई मतलब नहीं, इनको हमारे सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं। तो ये हमारे सनातन धर्म के मठ मंदिरों में व्यापार करने ही क्यों आते हैं? हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, हम इनकी मस्जिदों में नहीं जाते, तो ये हमारे मंदिरों में केवल व्यापार करेंगे। हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, काशी में इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। तो ये हमारे मंदिरों के खिलाफ भी षड्यंत्र करते हैं और हमारे मंदिरों से पैसा कमाना चाहते हैं। उसका उपयोग अपने मस्जिद बनाएंगे, उसमें आतंकवादी छुपाएंगे, उसमें हथियार छुपाएंगे, हिंदुओं को मारेंगे, हिंदुओं को काफिर कहेंगे, हमारे धर्म से नफरत करेंगे। तो हम चाहते हैं ना तो हम ये हमारे मंदिर में आए, ना हम इनकी मस्जिद में जाएं। ये अपना अलग व्यापार करो, हमारे धर्म स्थान को माफ कर दो। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब ये ठेका दिया कैसे? जब जिस वक्त ठेका दिया जा रहा था तब नहीं पता था कि भाई जिस शख्स को ठेका मिल रहा है वो गैर धर्म का है? तभी इनिशियली इसको ठेका नहीं दिया था? कौन देता है ठेका वगैरह? ये कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी ने टेंडर भरा। हाँ, तो कंपनी को टेंडर मिला। अब ये लिखते ऊपर बोर्ड लगाते छाया ब्यूटी पार्लर, उसमें निकलता है अब्दुल्ला। ऐसे ही कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी हिंदू नाम है, उसमें निकल रहा सलीम खान। तो ये पहचान छुपाकर, भेष बदलकर, नाम बदलकर
हाथ में कलावा बांधकर हिंदू भेष धारण करके ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि अधिकारी पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। ये तो बाद में पता चला है इसका मालिक नाम हिंदू के रख के, होटल ढाबों पर नाम हिंदू के रख के उसमें काम कर रहा है अब्दुल्ला। तो ये पहचान छुपा लेते हैं, इसलिए सरकार भी नहीं समझ पा रही है कि अंदर इसमें कौन बैठा है। तो आपकी बात हुई, आप जो मांग कर रहे हैं, आपने शायद मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा है कि इस मामले में जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है कि भाई इसको ठेके को आप निरस्त कीजिए? देखिए, हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है। हमारे मुख्यमंत्री हिंदुओं के गौरव हैं, सनातन धर्म के उपासक हैं, वो अवश्य इसमें फैसला करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ऐसे षड्यंत्र के तहत जिसने ठेका लिया है उस इंसान पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने पहचान छुपाई है, अपना नाम हिंदू रखा है, इस कंपनी का नाम। तो ये सब षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा जब तक हमारे योगी जी मुख्यमंत्री है। ऐसे षड्यंत्रकारियों को जेल जाना पड़ेगा। तो क्या श्रद्धालुओं में भी उतनी नाराजगी है, जितना आक्रोश, जितनी नाराजगी आपके अंदर देखने को मिल रही है, वहां आने वाले श्रद्धालु भी उतने ही नाराज हैं? देखिए, सभी ब्रजवासी, सभी सनातनी, सभी साधु संत भगवान और सभी श्रद्धालु इतने व्यथित नजर आए इस बात को सुने। उन्होंने जब पता लगा कि उन्होंने यही कहा कि हमारे सनातनियों में क्या कम है, स्टील के ठेकेदार, स्टील रेलिंग हमारे हजारों सनातनी थे, वो उनको लगाना चाहिए। ये मुसलमान को क्या मतलब है यहाँ हमारे बांके बिहारी मंदिर का ठेका देने को? ये बांके बिहारी मंदिर तो ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महाराज की यात्रा, माखन चोरी लीला की, गोपियों के साथ माखन चुराया। ऐसे दिव्य स्थान का ठेका आपने ऐसे मुस्लिम व्यक्ति को दे दिया जो लोग गौ मांस खाते। हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। ऐसे लोगों से तो हमारे मंदिर को दूर रखा जाए। हमारी सरकार से मांग है, हमारे मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर तक कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, हमारे मंदिरों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इन लोगों ने हमारे मथुरा जन्मभूमि मंदिर पर अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे अवैध आक्रमणकारियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ वाला वहां ना जाए, उनके पूजा स्थलों में ना जाए, वो लोग यहाँ की पूजा स्थलों में ना आए, ये आप कह रहे हैं? देखिए, हमारा कोई हिंदू इनकी मस्जिद में जाए तो उसको जूतों से मारो, हमारा कोई हिंदू इनकी मजार पर चादर चढ़ाने जाए तो उसको जूतों से मारो। देखिए, हमारे तुम मंदिर में जबरदस्ती घुसोगे तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। हम अपने मंदिर में गैर सनातनियों को प्रवेश नहीं देंगे। तो वो तो काम करने आ रहा है ना, वो कहाँ दर्शन करने जा रहा है? काम कर रहा है। मक्का मदीना करो, अपनी बाजार में करो, अपनी मस्जिद में काम करो। क्या हमारे धर्म में ही काम करोगे? हमारे मंदिरों में काम करोगे? हमारे मंदिरों को तोड़ोगे? यदि ये अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो हमारे मंदिर में काम कर। जब तक गैर सनातनी है तो हमारे मंदिर से दूर रहें। आपको उम्मीद है कि ये काम रुक जाएगा, ये ठेका हट जाएगा? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। हमारे योगी जी हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई गैर सनातनी बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश करे, बांके बिहारी मंदिर से व्यापार करे। जब हम इनके मंदिरों, हम इनकी मस्जिदों से व्यापार नहीं करते, हम इनकी मक्का मदीना में दुकान लगाने नहीं जाते, तो हमारे मंदिरों में अवैध घुसपैठ करने का क्यों प्रयास करते हैं? षड्यंत्र करते हैं, पहचान छुपाते हैं, भेष बदलते, तभी इन्होंने टेंडर लिया है। अच्छा, फलहारी महाराज जी, उत्तराखंड की समिति है बद्री केदार मंदिर समिति, जो वहाँ पर 4 धाम यात्रा को आयोजित करती है, सारी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर देखती है। उनका भी ये कहना है कि वो भी ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसमें गैर हिंदुओं को यहाँ धर्मस्थलों पर आने पर रोक लगाई जाए। क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये मैं आपके चेहरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्म के जहाँ भी मठ मंदिर हैं वहां से इनको दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग, हाँ बोलिए, आ रही आवाज? हमारे मंदिरों से, हमारे हिंदुओं से व्यापार करते हैं और हिंदुओं को मारने के लिए षड्यंत्र भी यही करते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू काफिर है, उसको इस्लाम में आपने देखा होगा, मंदिरों के पास खड़े हो जाएंगे, वहां लफ्जियात की घटना करेंगे, स्कूल के पास खड़े हो जाएंगे, वहां लफ्जियात की घटना करेंगे, कहीं थूक जिहाद करेंगे, कहीं लैंड जिहाद करेंगे। तो इनका तो षड्यंत्र ये रहता है कि हिंदुओं से पैसा कमाओ और हिंदुओं को मारो। तो ऐसे लोगों से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं, हम भैया तुमसे दूर रहना चाहते हैं, हमारे मठ मंदिरों से तुम दूर रहो।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश मल्हारी महाराज जी साथ में जुड़ने के लिए। और आप ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो ठेका दिया गया है और उस ठेके में एक पार्टनर मुस्लिम है जिसका नाम सलीम है, उस ठेके को निरस्त किया जाए और जो रेलिंग बनाने का काम बांके बिहारी मंदिर में एक मुस्लिम को दे दिया गया है उसको निरस्त करने की मांग करते हुए एक पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है मंदिर समिति की तरफ से। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा में थार का कहर देखने को मिला है। थार कार ने एक कार और बाइक को टक्कर मार दी। ग्रेटर नोएडा में थार कार ने घर के बाहर खड़ी हुंडई कार को टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टक्कर के समय कार के पास एक बाइक भी खड़ी थी। टक्कर से कार और बाइक दोनों टूट गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि थार चालक तेज रफ्तार से कार को टक्कर मारता है और फिर मौके से फरार हो जाता है। पुलिस थार चालक की तलाश में जुट गई है। जोधपुर में हरी मिर्चों के अंदर एमडी ड्रग्स और स्मैक की पुड़िया छिपाकर निजी बसों के जरिए तस्करी की जा रही थी। जोधपुर से हैदराबाद जा रही एक निजी बस में ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, जिसने पुलिस और आम लोगों को हैरान कर दिया। ड्रग तस्करों ने मोटी हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा करके उनके बीज निकाल दिए। इसके बाद छोटी छोटी प्लास्टिक थैलियों में एमडी ड्रग्स और स्मैक भर करके सिल्वर फॉइल में लपेट दिया। इन पुड़ियों को मिर्चों के अंदर छिपा करके सामान्य सब्जियों के साथ मिला दिया गया। दूर से देखने पर ये पूरी तरह से सब्जी का पार्सल लग रहा था। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने मिर्च के बोरियां खंगाली और फिर तीखी मिर्च के अंदर जहरीला नशा भरा हुआ मिला। यूपी के लखनऊ के चौपटिया कॉलोनी में एक सांड एक छोटी बच्ची को तंग गलियों में रौंदता हुआ दिखाई दे रहा था। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कि दिख रहा है कि कैसे सांड बच्ची को अचानक से मारने लगता है। बच्ची उससे बचकर भागने की कोशिश करती है। सांड बच्ची को दौड़ा लेता है, सींगों से पटक देता है। सांड के हमले में बच्ची काफी चोटिल हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट करके बीजेपी पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा, आगामी चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी। यूपी के आगरा में 5 साल के बच्चे अनुष के कुत्ते की काटने से मौत हो गई। कुत्ते ने घर के बाहर खेलते समय बच्चे के सर और चेहरे को काट लिया था। पिता ने बताया कि उसे 3 रैबीज के इंजेक्शन लगाए गए थे, फिर भी उसकी हालत बिगड़ती गई। वो कुत्तों की तरह हरकतें करने लगा। परिवार के लोग उसे दिल्ली ले गए, जहां सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान अनुष की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 94 में पोस्टमार्टम के बाद शव को कवर करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने परिजनों से 3000 रुपए की मांग की, जिसके बाद परिजन खुद शव को कवर करते नजर आ रहे हैं। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि परिजन पैसे मांगे जाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर अब आर पार के मूड में दिख रही थी। उन्होंने दिल्ली के बंग भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान केंद्र सरकार पर बड़ा तीखा हमला ममता बनर्जी बोलती रही। ममता ने चुनाव प्रक्रिया और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान उन्होंने अपनी नई किताब 26 in 26 भी पेश की। इस किताब में उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर 26 कविताएं लिखी हैं। उनकी किताब का शीर्षक 26 in 26 रखा गया है। ममता बनर्जी ने कविताओं के जरिए अपनी जो राजनीतिक पीड़ा थी उसको व्यक्त किया। ममता का दावा है कि बंगाल में चुनाव से पहले जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है। आरोप को लगा चुकी हैं, अब भी फिर लगा रही है। ममता चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी लगातार बड़े सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। एसआईआर को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। ममता ने बेहद चौंकाने वाले दावे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। उन्होंने कहा कि एसआईआर की रिपोर्ट में कई जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया है। उन्होंने वहां मौजूद कुछ लोगों से हाथ भी उठवाया। ये वही लोग थे जिन्हें कागजों में मृत घोषित किया गया था, ऐसा ममता दावा कर रही हैं। और इस दावे के साथ ही वो कहती हैं कि ये एसआईआर बहुत बड़ी साजिश है। उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए थे कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर क्यों एसआईआर पहुंच जाता है। बिहार में चुनाव हुए तो उससे पहले बिहार में एसआईआर हो गया। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले एसआईआर वहां पर कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर एसआईआर कराया गया। तो वो स्टेट्स जो इलेक्शन स्टेट्स हैं, जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां पर क्यों एसआईआर शुरू कर रही है। इस बात को लेकर ममता बनर्जी सवाल खड़े करती हैं और वो केंद्र सरकार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर भी सवाल खड़े करती है। बल्कि वो तो ये तक कह रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर हैं उनके खिलाफ महाभियोग लेकर आएंगे। Only to misuse the AI, artificial agency,
without verifying the reality. They just deleted one-sided. Without the ERO's signature, they cannot do it. It's illegal. Neither they have taken the recommendation from the ERO or as per election rules or the field survey, just 58 lakhs unilaterally deleted. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भी चुनाव आयोग के 3 अधिकारियों से मुलाकात की थी और उसके बाद कहा कि मैं लाखों लोगों को दिल्ली लाकर चुनाव आयोग के सामने जुलूस निकलवा सकती हूं। जिन लोगों को ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया प्रभावित गवाहों के तौर पर दिल्ली लेकर आई, उन लोगों से न्यूज इंडिया की संवाददाता ने खास बातचीत की है। देखिए वो क्या कह रहे हैं ममता के इन दावों पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी बंग भवन के बाहर जो कि हेली रोड पे स्थित बंगाल भवन है और यहीं पे एसआईआर में जिन लोगों के नाम कटे या जिन बीएलओस ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उनके परिवारों को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल से दिल्ली लेके आई हैं। कल जब वो चुनाव आयोग पहुंची थी तो कुछ फैमिलीज को वो अपने साथ काले कपड़े पहनकर लेके गई थी, जिनको उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के सामने पेश भी किया था। इस बस में वो परिवार के लोग मौजूद है जिनके एसआईआर में नाम काटे गए हैं या फिर जिनकी फैमिलीज यानी कि जो बीएलओ जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उनकी कुछ फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग भी मौजूद हैं जो बंगाल से यहाँ आए हैं ममता बनर्जी के कहने पे, जिनका एसआईआर प्रक्रिया में नाम डिलीट कर दिया गया है या उनको मृतक घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो लोग जिंदा है। ये पूरी फैमिलीज के लोग हैं। एक बार कोशिश करूंगी बात करने की। क्या आपका नाम काटा गया है एसआईआर की प्रक्रिया में? मेरा नाम नहीं काटा गया था, मेरा ठीक है। हाँ? मेरा जो सासुरी जो है, हाँ? सासुरी माँ का नाम काट दिया। ससुर का नाम काट दिया गया। सुसाइड कर दिया। उन्होंने सुसाइड कर दिया। दिल में सुसाइड कर। ठीक है, तो आप लोगों का, आप कहाँ से आई हैं? हावड़ा से। तो क्या आपका भी कोई परिवार का कुछ है? एसआईआर में नाम है आपका, मतलब कट गया? वोटर कार्ड में यूज है। हाँ, मेरा नाम उसमें दे दिया है कि अच्छा, आपका नाम काट दिया और आपको मृतक घोषित कर दिया है। तो आज हमारा काटेगा, कल हमारा आदमी का काटेगा, बाल बच्चा का तो कैसे चलेगा? हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हाँ, आप बोल लेते हैं। सर, आप दिल्ली आए हैं, क्या शिकायत क्या करने आए हैं? मेरा पिताजी जो है ना, हाँ, गुजर गया। हाँ, भाई का नाम मतलब नोटिस आया था। हाँ, 24 तारीख, मतलब उससे पहले आया था, 20-22 तारीख में आया था। हाँ, कि मेरा छोटा भाई का नाम मतलब टाइटल में मिस्टेक था, उसमें आर लास्ट में टाइटल आर होना चाहिए, उसमें एल डाल दिया। अच्छा, आमी नूर बस्तादार है, उसमें आमी नूर बस्तादार डाल दिया। उसी का वजह से मेरा पिताजी टेंशन करके हार्ट अटैक होकर गुजर गया। आपने लोकल लेवल पे शिकायत कराई थी वहाँ पे इस मामले को लेकर? नहीं, मतलब पार्टी का जो बीएल का घर में जो नोटिस लेने के लिए मेरा पिताजी गया था, उसमें गुजर गया, टेबल में गुजर गया। तो वहाँ पे जो बीएलओ आपके एरिया में मौजूद थे, आपने उनको शिकायत दर्ज करवाई इस मामले को लेकर? नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। ये बीएलओ ने हमको घर में फोन किया, उसने बोला था जो घर का आदमी कौन है तुरंत आ जाइए, आपका पिताजी बहुत प्रॉब्लम में है, मतलब मुसीबत में है। तब हम लोग तुरंत चल जाके देखा तो मेरा पिताजी मतलब आप बंगाल में कहाँ रहते हैं? कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट माता भांगा। हाँ, बस देखिए, कुछ लोग हैं देखिए जिनका नाम काटा गया या जिन लोगों के नाम कट गए, जिनको मृतक घोषित कर दिया गया, लेकिन वो लोग जिंदा हैं। उन तमाम लोगों के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल से दिल्ली पहुंची है और इन तमाम लोगों के को लेकर जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। और यही आरोप ममता बनर्जी का है कि कुछ ऐसे लोग जो जीवित है लेकिन एसआईआर में उनके नाम काटे जा रहे हैं, और कुछ खुद लोगों ने बताया कि किस तरह से वो लोग जीवित है लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड में नाम नहीं है। और यही लगातार आरोप जो है वो ममता बनर्जी चुनाव आयोग पे लगा रही हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो जो रिपोर्ट आपने देखी, ये रिपोर्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की है जब ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर आरोप लगाती हुई देखी गई थी। उससे पहले हमारी संवाददाता ने इन लोगों से बातचीत की थी जिसमें वो ममता की बात को सही साबित करते हुए दिख रहे थे।
उधर दिल्ली के बंग भवन में पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों की तैनाती वहां पर देखी गई और बंगाल से विशेष तौर पर ममता बनर्जी ने अपने पुलिस अधिकारियों को बुलाया और एसआईआर को लेकर जिन लोगों को ममता ने बुलाया था उन लोगों की सुरक्षा में अपनी बंगाल पुलिस को लगाया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था ममता बनर्जी का जाहिर करना कि हो सकता है कि एसआईआर से प्रभावित जो लोग हैं बंग भवन में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। देखिए कनिका कटियार की बंग भवन से एक और ही खास रिपोर्ट। इस वक्त मेरी मौजूदगी बंग भवन के बाहर है जो कि हेली रोड स्थित बंगाल भवन है। यहाँ पर वो लोग ठहरे हुए हैं जिनको ममता बनर्जी बंगाल से यहाँ दिल्ली लेके आई हैं, जिन लोगों का एसआईआर की प्रक्रिया में नाम कट गया है, मृतक घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो लोग जिंदा है। उसके अलावा ये बंग भवन जो है अब कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि कल इसी बंग भवन के बाहर ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल है, अधिकारी हैं, वो लगातार इन कमरों में जाकर उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को छानबीन कर रहे हैं। और उसके बाद कल देर रात बंगाल पुलिस के करीबन 20 से 25 अधिकारी और जवान जो हैं वो दिल्ली पहुंचे, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के भी कई लोग हैं, इसके अलावा महिलाएं भी मौजूद हैं। और वो दिल्ली पहुंचे कल रात को 1 बजे और कहा जा रहा है कि अब इस बंग भवन यानी कि जो हेली रोड बंग भवन स्थित है इसकी और जो चाणक्यपुरी में बंग भवन है जहाँ पे उन लोगों को रखा गया है जो बंगाल से दिल्ली आए हैं। कल चुनाव आयोग के सामने भी कुछ लोग गए थे, उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए ममता बनर्जी ने अपने स्टेट यानी कि पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल पुलिस को दिल्ली बुलाया है। कल करीबन देर रात 1 बजे पश्चिम बंगाल की पुलिस के कुछ अधिकारी और कांस्टेबल जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं, जिसमें पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं, और उनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि यहाँ की सुरक्षा को कड़ा किया जा सके। और अब इससे पहले कल ममता बनर्जी ने भी यहाँ आकर बड़ा आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस और यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो लगातार जो है यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। और इसके अलावा जो है जो लोग एफआईआर प्रक्रिया में जिनका नाम कट चुका है, जो लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, उन लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने स्टेट से यानी कि पश्चिम बंगाल से ही पश्चिम बंगाल पुलिस के कांस्टेबल को यहाँ बुलाया और अब वही लोग जो है इस बंग भवन और यहाँ पे जो बंग भवन स्थित है इसकी और जो चाणक्यपुरी में बंगाल भवन है उन दोनों बंगाल भवन की जो है सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। एफआईआर मामले को लेकर ममता बनर्जी बंगाल से लेकर दिल्ली तक लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेर रही है। वो आज दिल्ली में मौजूद हैं। कहा जा रहा है अगले 2 से 3 दिन तक ममता बनर्जी दिल्ली में ही रहेंगी। तमाम अलग अलग बैठकें, तमाम अलग अलग मुलाकातें जो है वो कर रही हैं और एफआईआर मामले पे वो लगातार केंद्र चुनाव को घेरती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी में लोगों को सब कुछ फटाफट चाहिए। बाजार में इंस्टेंट एनर्जी के नाम पर मिल रहे जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो इसी का नतीजा है। और अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स के शौकीन हैं तो फिर ये जो खबर मैं दिखाने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एनर्जी ड्रिंक पीने में बड़े टेस्टी और बड़े रिफ्रेशिंग लगते हैं, लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक्स होते बड़े खतरनाक हैं। एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शुगर और कैफीन
सारी चीजें आपको बताई हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट आसान भाषा में इस चीज को समझाएंगे कि एनर्जी ड्रिंक्स हमारी बॉडी के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और वैसे भी आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा इस चीज की टेंडेंसीज हैं कि वो एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर बहुत ज्यादा मतलब बच्चों में रहता है कि नहीं हमको एनर्जी ड्रिंक लेनी है, एनर्जी ड्रिंक लेनी है। तो क्या ये बच्चों के शरीर के लिए साथ साथ एक जो एडल्ट है उनके लिए भी खतरनाक है? इसको हम जानेंगे। डॉक्टर PSV राव, कंसल्टेंट सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल हर्बल, बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राव, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बताई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को आसान भाषा में बताएं कि एनर्जी ड्रिंक कितनी हार्मफुल है। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, जो इसको नाम दिया गया है, ब्रांड बहुत सारे हैं लेकिन नाम सबका कॉमन होता है एनर्जी ड्रिंक। क्या वाकई में हमारी बॉडी को ये एनर्जी देती है, ऐसी एनर्जी देती है कि आदमी मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर लेता है? नाम तो ऐसे ही दिया गया इसको। नमस्कार सर। नमस्ते। जो ऐसी चीज़ें बेचते हैं वो ऐसा नाम रखते हैं जिससे कि उसकी बिक्री ज़्यादा हो। इसका मतलब नहीं है कि ये एक्चुअली आपके लिए अच्छा हो। और जो ज़्यादा एडवर्टाइज होता है वो ज़्यादातर कम ज़रूरी होता है। देखिए, तो कुछ भी अच्छा है आपके लिए, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो पहनने की चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो अच्छा है और लोग उसको समझते हैं तो उसकी बिक्री वैसे ही हो जाती है। उसको थोड़ी कोई आप देखते हो कि फल और सब्जी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों की कोई एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग तो वो होती है जिसको जो वैसे बिकती नहीं है, इसलिए वो भी एडवर्टाइज कर रहे हैं। और उसके नाम भी ऐसा दिया जाता है जिसको देखकर आपको लालच हो और आप सोचें कि ये तो बहुत अच्छा है, मुझे खूब शक्ति आएगी और मैं बड़े तेज से काम कर सकता हूँ। अच्छा, अब एनर्जी कैसे आती है इससे? एक तो ये इसमें कैफीन इतनी ज़्यादा मात्रा में है। ये कैफीन तो स्टिमुलेंट है। अब आपके कॉफ़ी में और दूसरी चीज़ों में भी कैफीन होता है, पर इसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और इतने लेने से आप ये ऐसे है कि जैसे कि आपकी गाड़ी की एक्सेलरेटर हो, ये इतना एक्सेलरेशन हो गया कि आपका कंट्रोल ना हो। ये अच्छी बात नहीं है। और ज़्यादा कैफीन लेने से ब्रेन का ये स्टिमुलेंट होने से आपके सोने का भी इस पे बुरा असर पड़ता है। और आपके हार्ट पे और सब ज़्यादा एक्सेलरेट करने से, माने ज़्यादा, जैसे कि आपके गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होगी, धुआं ज़्यादा बनेगा, तो वैसे ही इसमें भी होता है। जब ये होता है तो आपको दिल पर इस पे असर पड़ता है और ज़्यादा एक्शन से वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा पड़ता है। तभी आप वो लिवर और किडनी की भी बात कर रहे थे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने चीनी ही नहीं, काफ़ी ज़्यादातर सिंथेटिक शुगर्स भी डाल देते हैं या कॉर्न सिरप, ऐसे चीज़ें डालते हैं। इससे ये हानि होती है कि आपका वेट बढ़ता जाएगा और आपको इससे भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब फैट की मात्रा बदन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरी बात, इनमें काफ़ी ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स में जिसको प्रोटीन शेक के नाम में भी बेचा जाता है, इसमें प्रोटीन्स की मात्रा इतनी ज़्यादा है। अब देखिए, शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट माने चर्बी को स्टोर करने का तरीका है, पर प्रोटीन को शरीर नहीं स्टोर कर सकता है। तो आप जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप प्रोटीन लोगे तो वो प्रोटीन जो है शरीर उसको कार्बोहाइड्रेट या फैट में बदल देता है। अच्छा डॉक्टर, आप जितने नुकसान आप बता रहे हैं इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो इनको कंज्यूम करने वाला जो बड़ा मार्केट है वो बच्चों का है। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से जिद करके, और बल्कि आजकल मैंने देख रहा हूं कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दे रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक चाहिए पापा, एनर्जी ड्रिंक चाहिए, इस तरह की बात। और बच्चे होते हैं, उनके सारे ऑर्गन्स डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, धीरे धीरे डेवलप भी होते हैं। यानी कि जो बच्चे अगर इसको रेगुलर बेसिस पर लेते हैं उनके ऑर्गन्स के डेवलपमेंट पर भी असर डालती है। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों में तो असर और भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो डोज
बड़ों के लिए ही ज्यादा है, बच्चों के लिए तो वो और भी ज्यादा हानिकारक होगा। और ये जो प्रोटीन की आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि सब लोग ज्यादा प्रोटीन खाओ, ज्यादा प्रोटीन खाओ, इस पे हमको गौर करने की जरूरत है। अब जो मैं कह रहा था कि प्रोटीन को शरीर स्टोर नहीं कर सकता है। जो रोज की आपको जरूरत है उससे ज्यादा आप प्रोटीन लोगे तो ये प्रोटीन को शरीर के लिवर में इसको तोड़ा जाता है और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है या इसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। पर तकलीफ ये है कि जब ये तोड़ा जाता है तो इसमें एमोनिया अलग होता है और एमोनिया बहुत हानिकारक है। तो लिवर क्या करता है, एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके फिर उसको किडनी को भेजता है कि भाई इसको बाहर करो पेशाब में। तो इसमें इनको सब काम बढ़ जाता है, इसमें लोड बढ़ जाता है और इसमें ये प्रोटीन और शुगर और कैफीन को छोड़ के इसमें काफ़ी और प्रिजर्वेटिव्स और काफ़ी सिंथेटिक्स ऐड करते हैं। इनको भी बाहर करने के लिए लिवर और किडनी को काम करना पड़ता है, इसीलिए लिवर और किडनी में इनका हानि होती है और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा कैफीन से हार्ट पे भी तकलीफ होता है। ये सब एसेंशियल ऑर्गन्स है, अगर आपके एसेंशियल ऑर्गन्स ही खराब होने लगे तो आपके पूरे शरीर में असर होने वाला है। तो इसीलिए ये लोगों को समझना चाहिए कि इसमें कितना हानि हो सकता है इसको बेकार की चीज़ों को खाने से। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो बेकार की चीज़ें हैं उसी को ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाता है। आप कभी फल, सब्जी, अंकुर ऐसी चीज़ों के जो अच्छी है, नेचुरल है, उसका कभी एडवर्टाइजमेंट तो नहीं देखोगे। आप तो नूडल्स, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, चॉकलेट और ये एनर्जी ड्रिंक्स का ही एडवर्टाइजमेंट देखोगे। इनको देखकर बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है और बच्चे फिर इसी को मांगते हैं और खाते हैं। ठीक है डॉक्टर राव, भी बढ़ जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राव, बहुत डिटेल में समझाने के लिए कि कैसे इन एनर्जी ड्रिंक्स का, जिनको एक हाईली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ मार्केट में बेचा जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है कि ये एनर्जाइज करेंगी आपको, ये कितनी खतरनाक हो सकती है ह्यूमन बॉडी के लिए और उससे ज़्यादा खतरनाक हैं उन बच्चों के लिए जिनको टारगेट मार्केट करके ये ड्रिंक्स बाजार में बेची जा रही हैं और बच्चों तक पहुँचाई जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने। भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट और लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद संसद में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दिए। लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन और भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेस सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में हंगामे और चेयर की तरफ कागज फेंकने के मामले में हिवी इडन, अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह ओजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पाडोले, एस वेंकटेशन और डीन कुरियाकोस समेत कुल 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 8 विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इन्हें लगता है कि सदन कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। महासचिव की मेज पर चढ़कर दस्तावेज को फाड़ा गया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। शायद ये लोग समझते हैं कि जब भी राज करेंगे तो गांधी खानदान के लोग ही राज करेंगे और चाय बेचने वाले का बेटा कभी राज नहीं कर सकता। जिस ढंग से सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार 3 कल से कर रहा और आज तो अति हो गया। जो सदन के चेयर को ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के टेबल पर चढ़ करके डॉक्यूमेंट को फाड़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। लोकसभा में चेयर की तरफ कागज फेंकने के मामले में निशिकांत दुबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वे सेक्रेटेरिएट की टेबल पर कूद गए, उन्हें धमकाने की कोशिश की। वे स्पीकर पर कागज फेंक रहे थे। ये गुंडागर्दी करने की जगह नहीं, वे सब गुंडे हैं। 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है और ज्यादा लोगों को सस्पेंड करना चाहिए था। ये गुंडागर्दी का कोई जगह नहीं है, ये सभी गुंडे हैं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया, टेबल पर कूदकर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप उनको जो है टेबल पर कूद रहे हैं, आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना।
भारी हंगामे के बाद आज लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, ये बहुत दुख की बात है कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने नहीं दिया गया। हम इस मुद्दे को कल भी उठाएंगे, इस पर हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि संसद ऐसी जगह है जहां पे सभी सांसद अपनी बात रख सकते हैं, वहीं लीडर ऑपोजिशन को अपनी बात नहीं रखने देना। और उसी के साथ जो ये टैरिफ जो आज कम हुए हैं, लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में जो बाजार खोला गया है अमेरिका के लिए, तो हमारी जो कृषि जो पूरा सेक्टर है जो इसे सफर करेगा, जो इसके दुष्परिणाम होंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे किसान भाई इसको भुगतेंगे। इसके आज संसद में जो 8 सांसद निलंबित हुए हैं उनमें से एक हैं गुरजीत सिंह औजला। गुरजीत सिंह औजला से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की तो वो कहने लगे कि संसद में राहुल गांधी और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। हमने हंगामा किया क्योंकि वो हमें बोलने नहीं देते हैं। साथ ही ट्रेड डील पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्तों को बचाने में लगे हैं। इस तरह के आरोप को लगाते हुए बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। आज लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी यानी कि सहयोगी दलों के एक और सीपीआईएम के टोटल मिलाकर 8 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सांसद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिनको निलंबन किया गया है। सर, सवाल यही है, आप लोग लगातार सरकार सवाल पूछ रहे, मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज आप लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चेयर को आपको सस्पेंड करना पड़ गया? देखिए, पूर्ण तौर पर तानाशाही चल रही है। तानाशाही की वजह से वो कुछ सुनना नहीं चाहते। देश को जो मुद्दे हैं, जो देश के ऑपोजिशन लीडर का फर्ज बनता है उठाने का, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन जो सुनना नहीं चाहते। कभी उसका माइक बंद, कभी उसको बोलते हैं कि ये किताब कोड नहीं कर सकते, कोई मैगजीन कोड नहीं कर सकते, कोई अखबार कोड नहीं कर सकते। जबकि इससे पहले जितनी भी अभद्र भाषा, जितना भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को या कांग्रेस के जितने भी नायक हुए, उसको बुरा बुला इतिहास में कहते हैं। ये किताबों को कोड करके, अखबारों को कोड कर कहते हैं। ये ऐसे नहीं बोलते, किताब हिस्ट्री उसके लिए कहते हैं। लेकिन जब देश की सिक्योरिटी का मसला है कि चाइना ये क्यों कर रहा है, क्यों आपने हमारे जो फौजी भाई थे या जर्नैल थे उनके हाथ क्यों बांध के रखे जब चाइना घुस रहा था, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। तो ये बातें राहुल जी रख रहे थे। उससे सबसे बड़ी बात कल एक और होगी, यूएस इंडो डील जो साइन हुई है उसके ऊपर देखो चाइना ने ट्रंप ने तो खुल के बात कर दी है। उन्होंने बोल दिया, ट्रंप जी ने एक्स पे ट्वीट करके कि ये हमने काम किया, लेकिन मोदी जी मुंह छुपा के बैठे हो पूरे देश से, बोल ही नहीं रहे। हम पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट मोशन दिया कि यहाँ रखो, देश को बताओ। पार्लियामेंट बना किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। हम वहां बात रखेंगे, ये अपनी बात रखें, जो सही है वो देश में हम जान ले। भाग क्यों रहे? क्योंकि वहां जो फैसला हुआ है, यूएस के साथ डील हुई, उसके मुताबिक जो हमारे लोग व्यापारी वहां कुछ सामान बेचने जाएंगे, जो भी जाता है उसके ऊपर 18% टैरिफ लगेगा। लेकिन जो अमेरिका यहाँ आके बेचेगा उसके ऊपर 0 टैरिफ। तो हमारी जो लोकल मार्केट वो उसका मुकाबला कैसे करेगी? पहले चाइना घुसा हुआ है, अब आपने अमेरिका को घुसा दिया। कहां देश में किसान कहां जाएगा, व्यापारी कहां जाएगा? वो तो सारे मारे गए ना इसमें। उसके अलावा $500 बिलियन का तकरीबन जितना हमारा बजट है उसका 18% इन्होंने उससे और लेना है, सामान लेना है, वो जरूरी है लेना। उसके अलावा जो तेल है हम रशिया से लेते हैं मित्र से, वो सारा इन्होंने अब वहां से वेनेजुएला से मंगवाना है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, ये जो सब कुछ हो रहा है ये किस लिए आप इतने दरिया दिल हुए हो, और क्या कमजोरी, क्यों इतना सरेंडर उसके आगे किया है कि आप बोल ही नहीं पा रहे? आपने किसान को भी ताक पे लगा दिया, इंडस्ट्री को भी ताक पे लगा दिया। जो युवा, जो मेक इन इंडिया का एक सपना दिखाया था आपने, उसका सपना भी आपने मिट्टी में रुला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर ताजा हमलों ने महिला लड़ाकों की बढ़ती भूमिका को उजागर कर दिया है, क्योंकि हमले पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को चुनौती दे रहे हैं और इन अस्थिर इलाकों में विरोध की नई कहानी को एक नई शक्ल दे रहे हैं। बलूचिस्तान दशकों से अपने हक के लिए लड़ रहा है। अब महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बलूचों के हक की लड़ाई में मोर्चा संभाल लिया है। बीएलए लड़ाकों ने विद्रोही हमला कर पाकिस्तानी सेना को दहला दिया और इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रणनीति है। ऑपरेशन हैरॉप 2.0 के दौरान बीएलए ने पहली बार 2 महिला चेहरों आसिफा मेनगल और हबा बलूच को अपने अभियान का फ्रंटियर बनाकर पेश किया है। इससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ हमला था या एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति?
हालिया हमलों में बीएलए ने पारंपरिक गुमनाम आतंक की जगह व्यक्तिगत कहानियों को चुना, जिसमें महिला लड़ाकों को सामने लाकर बीएलए ये दिखाना चाहता है कि उसका संघर्ष सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है। इससे न केवल स्थानीय बल्कि इंटरनेशनल ध्यान भी तेजी से खींचता है। बीएलए और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई जारी है। बीएलए ने ऑपरेशन हैरॉप के दूसरे स्टेज को अंजाम दिया है। इस बीच बीएलए ने 2 महिला फिदायीनों की तस्वीरें और वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी है। उसकी महिला फिदायीन हमलावरों ने नेवी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बीएलए ने कहा कि ये साल का सबसे खतरनाक हमला था। महिलाओं की पहचान हबा और आसिफा मेंगल के तौर पर हुई है। दोनों ही महिलाएं जंजी बताई जा रही हैं, जो दशकों से चल रहे बलूच अलगाववादी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली युवा ट्रेड महिलाओं की बढ़ते पैटर्न को साफ तौर पर बताती है। कई दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई में बीएलए ने अब तक पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवानों को मारने और 17 को बंदी बनाने का दावा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में ये स्वीकार किया कि हमले में 2 महिला फिदायीन भी शामिल थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएलए से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। बीएलए के ऑपरेशन हैरॉप में महिला फिदायीन बीएलए लड़ाके मोहम्मद इस्माइल की बेटी थी आसिफा मेंगल। बलूचिस्तान के नौशकी की रहने वाली बताई जा रही है। 21 की उम्र में बीएलए की एलिट मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई। जनवरी 2024 में एक फिदायीन बनने का फैसला किया। मेंगल ने नौशकी में आईएसआई हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन पूरा किया। हबा बलूच को ड्रोशुम के नाम से भी जाना जाता है। 21 साल की हबा बलोच लेखिका थी। उनके पिता भी बीएलए के लड़ाके थे। 2021 में पाकिस्तानी सेना ने हबा के पिता की हत्या की, जिसके बाद फिदायीन बनने का फैसला किया। ऐसा माना जा रहा है कि महिला फिदायीन की तस्वीरें और नाम सार्वजनिक करना बीएलए की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है, ताकि बीएलए अपने इस ऑपरेशन हैरॉप 2.0 को एक व्यक्तिगत और भावनात्मक चेहरा दिया जा सके। एक्सपर्ट का कहना है कि महिला लड़ाकों को आगे लाना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की चाल है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ता है, बल्कि सीपीईसी और ग्वादर जैसे रणनीतिक इलाकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ती है। हालिया झड़पों में बड़े पैमाने पर हिंसा और हताहत की पुष्टि हुई है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान बीएलए की इस रणनीतिक हमलों से कैसे बच पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और 16 ने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दी। नमस्कार।